एवरीवन, माय नेम इज़ नदीप भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे मित्र हैं, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो भाई तुमने बहुत सारे प्रकार के पौधे देखे होंगे, तुमने बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स, जानवर देखे होंगे। हाउएवर फिर भी देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। तो ये प्लांट और एनिमल के अलावा भी हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर नॉर्मली कैन नॉट, जिन्हें हम नहीं देख सकते, कैन नॉट सी, जिन्हें हम नॉर्मली तो देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड। भाई तुम देखते होगे कि बारिश के मौसम में क्या हो जाता है, जो हल्की सी नम ब्रेड होती है ना, मॉइस्ट ब्रेड, वो स्पॉइल्ड हो जाती है बहुत जल्दी। मतलब स्पॉइल हो जाना मतलब एक तरीके से ख़राब हो जाती है। एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेश वाइट पैचेस। और उसकी जो सरफेस है यानी कि ब्रेड के ऊपर क्या होता है, हल्का हल्का ग्रे, कुछ सफ़ेद से पैचेस आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना हिंदी में फूई लग गई इसके अंदर। ऑब्जर्व दीज पैचेस। अब आप इन पैचेस को ऑब्जर्व कीजिए थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए जिससे कि आप बड़ा देख सकें अंदर जो भी चीज़ें हों, और उससे ऑब्जर्व कीजिए इन पैचेस को। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स। आप देखेंगे छोटे छोटे काले रंग के स्ट्रक्चर्स को। एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? और क्या हमारे दिमाग में बात आ रही है भैया, ये ब्लैक स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे से राउंड राउंड से आए कहाँ से? ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हें दिया एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। कुछ गीली मिट्टी को कलेक्ट कीजिए फ्रॉम द फील्ड मैदान में से इन अ बीकर, और एक बीकर में उसको डाल दीजिए। ठीक है, यानी कि एक बीकर में हमें गीली मिट्टी इकट्ठी करनी है। एंड एड वाटर टू इट, उसके अंदर पानी डाल दीजिए। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो ड्रॉप ऑफ वाटर जो आप देखेंगे उसको ऑब्जर्व करना है आपको। किससे? मतलब जो ऑब्जर्व करो अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर में से किसी भी एक ड्रॉप को लेकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब आपको उसके अंदर क्या दिखाई देंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। वापस से एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं एक बार। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, कुछ गीली मिट्टी को इकट्ठा कीजिए फ्रॉम द फील्ड, मैदान में से। कहाँ इकट्ठा करना है? इन अ बीकर। फिर क्या करना है? उसके अंदर ऐड करना है हमें पानी। ठीक है, आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर ऑब्जर्व करना ड्रॉप ऑफ वाटर को लेकर और माइक्रोस्कोप से। तो तुम देखोगे उसके अंदर छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब एक्टिविटी 2.2 क्या है? टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आपको कुछ ड्रॉप पानी की लेनी है फ्रॉम अ पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब, तो तालाब का पानी लेना है बेसिकली आपको। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और उसको एक कांच की स्लाइड के ऊपर फैला देना है उस पानी को। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से इस पानी को ऑब्जर्व करना है, देखना है किसके अंदर क्या है। डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या तुम देखते हो, क्या तुम्हें मिलती हैं कोई छोटे छोटे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर? बिल्कुल मिलेंगे आपको इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. भाई ये जो ऑब्जर्वेशन हमने की, चाहे वो हमने मिट्टी वाली करी जिसमें हमने ऊपर पानी डाला था, या फिर हमने पॉन्ड वाटर वाली करी थी, तालाब के पानी की करी थी, दोनों में ही हमने देखा कि दे आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ये भरे हुए हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से। डू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे जितने भी हैं ये माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि इतने छोटे कि आप माइक्रोस्कोप से देख पाएँ। और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल, ये इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब होता है बिना किसी माइक्रोस्कोप के या बिना किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के। Some of these such as fungus that grows on bread. अब कुछ जो होते हैं जैसे फंगस है जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो हो जाती है, कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके अलावा जो होता है वो बिना माइक्रोस्कोप की मदद के आप नहीं देख पाते। ठीक है, आगे आ जाते हैं। दैट इज वाई, इसी वजह से
दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं क्योंकि इतने छोटे हैं कि हम माइक्रोस्कोप से देख पाएँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। हम इन्हें 4 मेजर ग्रुप्स में बांट सकते हैं। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ये 4 ग्रुप होते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। कुछ जो हैं कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखा रखे हैं फिगर 2.1 और 2.4 में। सबसे पहले हम वायरसेस की बात करते हैं। भाई ये क्या है? वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वायरस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। कैसे? हाउ एवर, फिर भी रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कैसे अलग होते हैं? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस होते हैं, दोबारा से बनते हैं केवल होस्ट के अंदर। मतलब होस्ट क्या होता है? जिसके अंदर ये रह रहे हैं, वो व्यक्ति उनका होस्ट हो गया। होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये जो हैं ये रिप्रोड्यूस होते हैं। विच में बी अ बैक्टीरियम हो सकता है, वो कोई प्लांट हो सकता है जिसके अंदर ये ग्रो हो जाएं, या फिर ये कोई भी एनिमल भी हो सकता है। तो वायरस जो होता है वो किसी प्लांट के अंदर ग्रो हो सकता है, किसी बैक्टीरियम के अंदर हो सकता है, किसी एनिमल के अंदर हो सकता है। वो अपने होस्ट के अंदर ही जो होते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। अकेले अपने आप में नहीं कर सकते, किसी के अंदर जाएंगे, किसी के सेल में होंगे, चाहे प्लांट के सेल में हो, चाहे एनिमल के सेल में हो, चाहे बैक्टीरियम के सेल में हो। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, यानी कि कॉमन बीमारियां जैसे कि कोल्ड हो जाना, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, बुखार आ जाना, एंड मोस्ट कफ्स, बहुत सारी जो खांसियां वगैरह होती हैं, आर कॉज्ड बाय दी वायरसेस। तो वो वायरसेस के कारण ही होती हैं। सीरियस डिसीजेस जैसे कि गंभीर बीमारियां जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स, चेहरे पर दाने दाने आ जाते हैं, पूरी बॉडी पे आ जाते हैं, बल्कि वो जो होते हैं आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। तो वो भी वायरसेस के कारण ही होते हैं। डिसीजेज लाइक डायसेंट्री हो गया या मलेरिया हो गया, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होती है। ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं, सॉरी ये भी नहीं कह सकते, ये प्रोटोजोआ के कारण यानी प्रोटोजोन्स के कारण होती हैं। वेयरस टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का जो प्रॉब्लम होता है वो बैक्टीरियल डिसीज है। अब आपको हर पैराग्राफ को बड़े ध्यान से लर्न करना पड़ेगा कि क्या चीज़ किसके कारण होती है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है। आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखो कुछ फिगर्स दिखा रखी हैं। पहली फिगर में बैक्टीरिया है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं फिगर्स। दूसरी फिगर आपको एल्गी की दिखा रखी है जो कि काई पॉन्ड वगैरह में होता है। स्पॉन्ज स्पायरोएंजिया दिखा रखा है आपको, ठीक है। प्रोटोजोआ में दिखा रखा है आपको, पैरामीशियम की फ़ोटो है, अमीबा की फ़ोटो है, ठीक है। अब ये देखो ब्रेड माउल, मतलब ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है। इसके बाद आपको पैरामीशियम की फ़ोटो भी दिखा रखी है, एस्पेगिरस की भी दिखा रखी है। चलो आगे आते हैं यहाँ से। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले देख लेते हैं, इधर से कुछ नहीं है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब ये नीचे वायरसेस की भी दिखा रखी है, ठीक है। अब ये जो अभी कोविड फैला था ये भी तो एक तरीके का वायरस ही था। चलो, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं भाई? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल का मतलब ये होता है कि एक ही सेल होगा और उस एक ही सेल से पूरी बॉडी के सारे पार्ट बन जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे सिंगल सेल होते हैं। मे भी वो कह रहे हैं कि सिंगल सेल हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है, कुछ एल्गी जो होती हैं वो सिंगल सेल होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ सिंगल सेल होते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे हमारी बॉडी है ना भाई, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है अलग अलग, तो ऐसे भी हो सकते हैं। सच एज मैनी एल्गी एंड फंगस, ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं। फंगी जो होती है वो मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये रहते हैं हर तरीके के इन्वायरमेंट में। अब कौन से में, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। बेसिकली तुम्हें ये समझाया जा रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, वो चाहे बिल्कुल आइस कोल्ड ठंड हो उस क्लाइमेट में भी मिल जाएंगे तुम्हें, हॉट स्प्रिंग्स होंगे उसमें भी मिल जाएंगे, डेजर्ट्स रेगिस्तान में भी मिल जाएंगे, मार्शी लैंड्स जो दलदल वाले इलाके होते हैं जहाँ कीचड़ होती है वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। तो हमें हर जगह मिल जाते हैं। अगर कोई ये कहे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई सब जगह पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? तो भाई मल्टी सेलुलर भी होते हैं, सिंगल सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। सो बीमारियां भी आपको सबको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि कौन से भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या बीमारी होती है। दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। अब इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो होते हैं, वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, बल्कि जो बाकी के होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो मतलब ये है कि कोई फ्रीली भी एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई किसी के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी एक कंडीशन आ जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं बहुत तरीक़ों से, वेयर एज जबकि सम अदर्स आर हार्मफुल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं बच्चों, हार्मफुल होते हैं, यानी कि नुकसानदायक होते हैं और क्या करते हैं, कॉज डिसीजेज, और उनसे बीमारियां होती हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। तो चलो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ईजी सा चैप्टर है, आराम से समझ में आ जाता है सबको। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम बहुत पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड यानी कि दही बनाने के काम भी आता है, ब्रेड बनाने के काम आता है, केक बनाने के काम आता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि शराब बनाने के काम भी आता है। सिंस एजेस, युगों युगों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम अल्कोहल भी बनाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि आपका जो वेजिटेबल का छिलका है, जो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैं, फिशेस मतलब उनकी पॉटी वगैरह है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। अब क्या होता है कि जो वेस्ट होता है आपका, जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हमेशा याद रखना, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट के चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। और जो एनिमल का पॉटी वगैरह ये सब भी, ये क्या होता है कि वैसे तो मतलब एक कूड़ा है हमारे लिए, लेकिन ये ब्रेक डाउन हो जाता है और हार्मलेस यानी कि जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन करता है, अंडरलाइन कर लो, बैक्टीरिया करता है, ऐसा है ना, बैक्टीरिया उनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो बैक्टीरिया अगर कोई चीज़ वेस्ट को और इतना यूज़फुल बना रही है तो वो तो फिर हमारा फ्रेंड ही हुआ ना, यहाँ पे बैक्टीरिया ये वाले ऐसे बता रहे कि दही जमाने में मदद कर रहा है, भाई केक बनाने में मदद कर रहा है, वो हार्मफुल चीज़ों को यूज़फुल में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमारा फ्रेंड हो गया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, अब ये भी याद करो कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनाने के लिए भी। इन एग्रीकल्चर यानी खेती में दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इनका प्रयोग किया जाता है मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं ये मिट्टी के अंदर। देखो नाइट्रोजन ना इन्वायरमेंट में होती है, अब नाइट्रोजन डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगी, तो इन्वायरमेंट से मिट्टी में घोलते हैं बैक्टीरियाज। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में घोल दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, मिट्टी से वो प्लांट में गई, प्लांट से फिर वो आपने जो प्लांट प्रोडक्ट खाया आपको मिली, इस तरीके से। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब किस तरीके से हमारा कर्ड यानी कि दही बनता है, किस तरीके से हमारी ब्रेड बनती है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7, तो तुमने क्लास 7 में पढ़ा दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, कि जो दूध होता है वो दही बन जाता है बैक्टीरिया की वजह से। अब ये क्या कह रही है हमारी पहेली जी, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। अभी कहती कि भाई मैंने देखा मेरी मम्मी को कि वो थोड़ा सा दही जो है वो वार्म मिल्क में डाल देती हैं। वार्म मीन्स हल्का हल्का गर्म, ऐसा गुनगुना जिसे हम बोलते हैं। हॉट में नहीं डालना, हॉट में दही नहीं जमता। वार्म में डालोगे ना, जिसे हम जामन बोलते हैं ना, कि 1 चम्मच दही आपने एक बड़ा कटोरे में डाल दिया वार्म मिल्क में, तो वो देखेंगे कि अगले दिन क्या हो जाता है, वो दही जम जाता है, सेट हो जाता है। तो ये समझ नहीं आ रहा पहेली को, ये कैसे हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं बहुत तेज़ी से वाले, ठीक है। तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दही के अंदर होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये प्रमोट करता है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होगा लैक्टोबैसिलस, इसका नाम याद कर लो विद स्पेलिंग, इसको अंडरलाइन भी कर लो, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे कि दही जमाने के लिए क्या कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, तो लैक्टोबैसिलस ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये दूध में जाएगा और मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो बढ़ते चले जाएंगे, 2 के 4, 4 के 6, 6 6 8, और सारा का सारा दूध कन्वर्ट हो जाता है इनटू कर्ड दही में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, बैक्टीरिया की वजह से मदद से ही चीज़ बनती है। पिकल्स मतलब अचार बनते हैं, मैनी अदर फूड आइटम्स बनते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा यानी कि सूजी, उसकी जो इडली बनती है, जो भटूरे बनते हैं, है ना,
और इडलीज़ हैं एंड भटूराज हैं इज़ कर्ड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन सब चीज़ों में क्या होता है, दही होता है। हम देखो सूजी की इडली बनाते हैं उसमें दही डालते हैं, हम भटूरे बनाते हैं तो दही से आटा मलते हैं उसका, भटूरों का इडली बनाते हैं उसमें भी दही डाल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दही के अंदर जो लैक्टोबैसिलस है उसकी वजह से क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाती है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस। बैक्टीरिया और यीस्ट जो होते हैं ये मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए। अब आपने देखा होगा कई बार हल्की सी खटास आ जाती है जब मम्मी चावल वगैरह भिगो के रखती होंगी आपकी इडली बनाने के लिए, डोसा बैटर बनता है, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और फर्मेंटेड फूड हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो इस तरीके से हमारे फ्रेंड्स हैं, यही समझाया जा रहा है आपको। एक्टिविटी 2.3 देखो, टेक 1.5 किलोग्राम फ्लावर यानी आटा या मैदा ले लो, ऐड करो उसके अंदर थोड़ी सी शुगर एंड मिक्स कर दो उसको वार्म वाटर से यानी गर्म पानी से। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, उसके अंदर थोड़े से अमाउंट में यीस्ट का पाउडर डालो एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। अब उसको गूंदो और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा आटा लगा लो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, येस, हम यही देखते हैं कि कुछ टाइम बाद यीस्ट डाला अगर हमने तो वो राइज करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगेगा। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, अब यीस्ट जो होता है ये भी मल्टीप्लाई होता जाता है लगातार रैपिडली एंड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, अपनी कॉपी में मार्क करिए, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब ये सांस लेता है तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है तो क्या होता है, गैस हमारे उस आटे में भर गई। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, अब बबल्स जो होते हैं गैस के ये पूरे डो को फिल कर देते हैं एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, इसीलिए वो आटा फूल जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। अब यही बेस है कि यीस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके रिस्पिरेशन से चीज़ें का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसकी वजह से ये बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब भैया बहुत पैसे का व्यापार में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा शराब वगैरह बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, एसिटिक एसिड यानी विनेगर यानी कि सिरका बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, यीस्ट का हम प्रयोग करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन में, अल्कोहल बनाने में या वाइन बनाने में। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, तो यीस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स में, प्रेजेंट इन ग्रेन्स जैसे कि बार्ले, जौ में, वीट से, राइस से, क्रश्ड फ्रूट जूसेस से, तो इस तरीके से इसमें ग्रो किया जाता है। टेक 2.5, मतलब अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.5। टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप विथ 3/4 ऑफ वाटर, यानी कि 500 ml का एक आपने बीकर लिया और उसको 3/4 लगभग आपने यहाँ तक ही फिल कर लिया, ठीक है, 1/4 आपने छोड़ देना है। डिजोल्व करो 2 से 3 स्पून ऑफ शुगर इन इट, उसके अंदर 2-3 चम्मच चीनी डाल दो। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे बाद हम क्या देखते हैं, जस्ट अ मिनट, नहीं, ऐड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। अब जो चीनी का घोल आपने बनाया है ना उसके अंदर थोड़ा सा यीस्ट भी डाल दीजिए, कितना, हाफ टी स्पून डाल दो आप इसके अंदर, हाफ स्पून। अब क्या होगा, कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स के लिए छोड़ दो। उसके अंदर क्या होगा, नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। कैन यू गेट अ स्मेल, येस, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। अब आपने तो बनाया था चीनी का घोल, लेकिन जब आपने उसमें यीस्ट डाल दिया, अब 2-4 घंटे बाद क्या होगा, उसके अंदर जो है वो अल्कोहल बन जाएगा। अब क्या होता है कि भाई जो हमें स्मेल आ रही है वो अल्कोहल बन गया है, अल्कोहल की है, क्योंकि शुगर जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है अब अल्कोहल में, किसके द्वारा, यीस्ट के द्वारा। और इस प्रोसेस को कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। लुइस पैस्चर ने डिस्कवर्ड किया था फर्मेंटेशन को इन 1857 में। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद कर लेना, 1 नंबर में ज़रूर आएगा ये। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिकल यूज़ क्या होते हैं। व्हेन एवर यू फॉल इल, जब भी तुम बीमार पड़ते हो, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट, तो एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, आप कैप्सूल्स या फिर इंजेक्शंस कुछ भी मिल सकते हैं आपको, सच एज ऑफ पेंसिलिन आपको मिल जाए।
द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। दीज मेडिसिन क्या करेंगी, किल कर देंगी या स्टॉप कर देंगी ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटीबायोटिक्स रोक देती हैं, जाके स्टॉप कर देती हैं। मतलब आपके अंदर दुश्मन है, उन दुश्मनों को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ आपके अंदर डाले जाते हैं। लेकिन पता है एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खाने नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देती हैं। तो थोड़ा सा इससे बच के रहना चाहिए, कम खाने चाहिए। These medicines kill or stop growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced. इन दिनों बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगाई। ठीक है, इनके नाम आपको विद स्पेलिंग्स याद करने हैं। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. अब 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो काम कर रहे थे कि भाई कैसा कल्चर है डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया का। सडनली उन्होंने देखा, ही फाउंड दैट द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। अब छोटे छोटे हरे रंग का जो फंगस होता है, फफूंद होती है एक तरीके से, फफूंद, ठीक है, नॉट फंगस, फफूंद जो है वो आ जाती है उनके कल्चर प्लेट पे। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ जो फंगस है, माउल्ड है, प्रिवेंटेड, रोक देती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। इन फैक्ट बल्कि इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, वो मार भी देती है बहुत सारे बैक्टीरियाज को। फ्रॉम दिस द माउल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और इसकी वजह से जो माउल्ड पेनिसिलिन है वो जो है प्रिपेयर हुई थी। आगे आ जाओ। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगस एंड बैक्टीरिया। कौन कौन से कॉमनली नोन, यहाँ पर आपको कुछ नाम दे रखे हैं, ठीक है, इसे कंटिन्यू करना। आगे आ जाइए। विच आर मेड फ्रॉम फंगई, और बैक्टीरिया जो कि फंगई से बने हैं, बैक्टीरिया से बने हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक, ग्रो होने से स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसीजेज। उनका प्रयोग किया जाता है बहुत सारी बीमारियों से क्योर करने के लिए, बचाने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना वो मिक्स भी किए जाते हैं जब आप जानवरों को खाना खिलाते हो, या पोल्ट्री में वो जो मुर्गियाँ वगैरह, बत्तख वगैरह सब पालते हैं ना, उनको भी, क्योंकि वो इन्फेक्शन ना हो उनको, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीज, और इनका यूज़ किया जाता है बहुत सारे प्लांट्स की बीमारियों से बचाव के लिए भी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अब ऐसे नहीं एंटीबायोटिक्स खाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एंटीबायोटिक्स अगर खा रहे हैं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की निगरानी में ही खाएं। गलत खा लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। ऐसा नहीं कि 3 दिन का कोर्स है आपने 1 दिन खा के छोड़ दिया, नहीं, अगर 3 दिन का कोर्स है तो आपको एंटीबायोटिक्स 3 दिन खाने चाहिए, ठीक है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, अगर तुम तब खा लेते हो जब नहीं ज़रूरत है, और रॉन्ग डोज खा लेते हो, तो इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी आदी हो जाए कि फिर उनका कोई असर ही ना हो, और जब तुमको ज़रूरत हो एक्चुअली में तो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी पे काम ही ना करे, इसलिए अननेसेसरी नहीं खाने चाहिए। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक्स खा रहे हो तो जो फ़ायदेमंद जो बैक्टीरियाज हैं हमारी बॉडी के, उनको भी ये मार सकती हैं। एंटीबायोटिक्स हाउ एवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं वायरसेस पे काम नहीं करती हैं, तो आपको कोल्ड हो रहा है या फ्लू हो रहा है तो उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं खाना है। वैक्सीन की बात करें, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। देखो क्या होता है तुम्हारी बॉडी में अंदर बड़े दुश्मन जब आते हैं, जब तुम बड़े हो जाते हो। जो तुम्हारी बॉडी क्या है कि एक शरीर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे दुश्मन तुम्हारे बॉडी में डाले जाएंगे वैक्सीन के थ्रू। अब छोटे दुश्मन अंदर जाएंगे और हु हल्ला करेंगे, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनसे लड़ने की क्षमता, उनसे लड़ने वाले जो हैं फाइटर्स क्रिएट हो जाएंगे। अभी तो वो छोटे छोटे से दुश्मन गए हैं अंदर, तो हमारे जो फाइटर हैं वो मजबूती से उनका सामना कर लेते हैं। वैक्सीनेशन में ये होता है, छोटे दुश्मन डाल रहे हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर, जिससे तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फाइटर हैं उनको पता चल जाए अच्छा ऐसा दुश्मन आएगा, ठीक है। अब बड़े होने के बाद अगर बड़े दुश्मन तुम्हारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स अंदर जाएंगी, वायरसेस जाएंगे, तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारी बन जाती हैं। तो ये जो हमारे अंदर के फाइटर बन गए थे बचपन में ही वैक्सीनेशन के थ्रू, इन्हें पता है ये ऐसा दुश्मन है और इससे कैसे फाइट करनी है, तो फिर वो आराम से फाइट कर लेते हैं। अब मैं बुक से समझाती हूँ जिससे तुम अच्छे से समझ पाओ।
When a disease carrying microbe एंटर आवर बॉडी, जब एक डिसीज़ पैदा करने वाला माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर कौन होता है? जो आक्रमण करता है, जो अंदर घुसा है ना, वायरस। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स, बॉडी याद रखती है हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स के साथ कैसे फाइट करना है। इफ़ इट एंटर्स अगेन, कि अगर ये दोबारा एंटर करेगा तो क्या, इसलिए छोटे वाले दुश्मन डाले जाते हैं, छोटे वाले डाले जाते हैं, है ना, कीटाणु तुम्हारे अंदर, समझ लो। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर मरे हुए बिल्कुल कमज़ोर माइक्रोब को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला जाए, हेल्दी बॉडी के अंदर डाला जाए, बॉडी फाइट कर लेती है, उन्हें किल कर देती है द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, यानी कि आक्रमण करने वाले बैक्टीरिया को, बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़, प्रोड्यूस करके अपनी बॉडी के अंदर सुटेबल एंटीबॉडीज़। दी एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, अब एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर रहती हैं, एंड वी आर प्रोटेक्टेड, अब हम जो हैं सुरक्षित रहते हैं फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स से फॉर एवर, हमेशा के लिए। दिस इज़ हाउ, इस तरीके से वैक्सीन वर्क करती है सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इन सब से वैक्सीनेशन के थ्रू हम बच जाते हैं। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने डिस्कवर की थी दो वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स 1798 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इन योर चाइल्डहुड, तुम्हारे बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस, भाई तुमको इंजेक्शन दिए गए होंगे बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेस, क्या तुम उन बीमारियों की लिस्ट बना सकते हो जिनसे बचाने के लिए तुम्हें इंजेक्शन दिए गए थे? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, तुम अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है, टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीजेस, कि सारे बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जाए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल होती हैं इन नियर बाय हॉस्पिटल्स में, यानी आसपास के अस्पतालों में सारी ज़रूरी वैक्सीन मिल जाती हैं। यू माइट हैव सीन, तुमने देखा होगा शायद, दैट एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी, न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। तुमने देखा होगा ना, पल्स पोलियो प्रोग्राम है, उसमें पोलियो की ड्रॉप बच्चों को पिलाई जाती है जिससे जीवन में आगे जाके उन्हें पोलियो ना हो। अब पोलियो की ड्रॉप में क्या है, मरे हुए या फिर बहुत ही वीक पोलियो के जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो आपकी बॉडी में डाले जाएंगे। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, वो एक वैक्सीन ही है। अब वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, फाइनली लेड टू द इरिडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पोलियो दुनिया में मोस्टली ख़त्म हो गया है। इस जो आपने पूरा वर्ल्ड वाइड एक प्रोग्राम चला था कि पोलियो को ख़त्म करना है, नहीं स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। पोलियो भी हमारे देश से काफ़ी ख़त्म हो गया वैसे। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल, अब इन दिनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बहुत लार्ज स्केल पर ये जो वैक्सीन्स हैं बन रही हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज, बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टालिटी, यानी कि मिट्टी के उपजाऊपन को इंक्रीज करना। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया काबिल होते हैं कि वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल, यानी एटमॉस्फेयर से लेते हैं और मिट्टी में घोल देते हैं विद न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज करते हैं उसकी फर्टालिटी को, उपजाऊपन को। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, इनको क्या कहते हैं माइक्रोब्स को? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। आगे आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग दिखा रखे हैं आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह की तस्वीर आपको दिखा रखी है यहाँ पे। आगे आई क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व, बूझो और पहेली ऑब्जर्व करते हैं दैट स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर, स्कूल गार्डनर जो है, माली जो है, वो मैन्योर यानी खाद बना रहा है अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वो कलेक्ट करते हैं वेस्ट को प्लांट्स के, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेस्ट नियर बाय हाउसेस से और गार्डन से। दे पुट दैम इन अ पिट, वो इन्हें गड्ढे में डालते हैं। मींट फॉर अ वेस्ट डिस्पोजल, गड्ढा है वो एक तरीके से जिसमें वेस्ट डाला जा रहा है। और आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाता है एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और ये सारा जो कूड़ा था ये अब खाद बन जाता है। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, अब बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि हुआ कैसे आखिर। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, आपको 2 पॉट लेने हैं और दोनों को आधा आधा मिट्टी से भरना है। मार्क दैम ए एंड बी, दोनों पे ए और बी मार्क करना है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, प्लांट ए में आपको क्या डालना है, मतलब प्लांट वेस्ट वगैरह डालना है, और दूसरे वाले में क्या करना है, पॉलीथिन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन पीसेस, टॉयज़, ये सब पॉट बी में डाल दो। अब देखना पॉट बी में कुछ भी जो है वो खाद थोड़ी बन जाएगी इनसे, लेकिन प्लांट ए जो पॉट ए है वो हम देखेंगे कि उससे खाद बन जाती है। 3-4 वीक बाद इन्हें ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स? यस डेफिनेटली।
तो भाई पहले में खाद बन गई है। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो गया। हाउ डिड दिस हैपन, ये ऐसा कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, अब वो खाद बन जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के एक्शन के कारण। द न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिलीज होते हैं इन दिस प्रोसेस, कैन बी यूज फॉर प्लांट्स अगेन, भाई ये प्लांट्स में दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। डिड यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया, दैट इन पॉट बी द पैथोजन बैग, जो पॉलीथिन बैग्स हैं, एम्प्टी ग्लासेस हैं, बॉटल्स हैं, ब्रोकन टॉय पार्ट्स हैं, वो अंडर को कोई चेंज उनमें होता ही नहीं। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन द, माइक्रोब्स उन पर एक्ट कर ही नहीं पाते और कन्वर्ट नहीं कर पाते उन लोगों को मैन्योर में। यू ऑफन सी, तुम अक्सर देखते हो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर को इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड यू नो समटाइम्स हम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड वगैरह को भी देखते हैं। यू फाइंड दैट ये डिसअपियर हो गए कुछ टाइम बाद, मतलब एक जानवर की लाश थी पड़ी हुई थी, अब गायब हो गई, कहाँ गई? दिस इज, ये वो गायब कहाँ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, बिल्कुल खाद मिट्टी जैसा बना देती है। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज कर सकते हैं, इन्हें प्लांट्स में डाल सकते हैं और एनिमल्स भी यूज़ कर सकते हैं। 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड, भाई कम करते हैं हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को एंड देयर बाय क्लीन करते हैं। ये इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं पूरा अच्छे से समझ में आई होप आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं बहुत तरीक़ों से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैलाते हैं इंसानों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। सच डिसीज कॉजिंग, इस तरह के बीमारी वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं, यानी रोगजनक, जिनसे बीमारियां होती हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल कर देते हैं हमारे फूड को, हमारे कपड़ों को, लेदर को। सो लेट अस स्टडी मोर अबाउट दिस देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो देखते हैं इनके कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ को। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, बीमारियां जो इंसानों में फैलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। पैथोजन एंटर करते हैं हमारी बॉडी में थ्रू द एयर वी ब्रीथ, यानी कि जो हवा से में हम सांस लेते हैं उससे पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर, रोगजनक जो कीटाणु हैं ये हमारे अंदर चले जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब ये ट्रांसमिट हो सकते हैं डायरेक्टली, हम किसी से कॉन्टैक्ट करते हैं विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप किसी इन्फेक्शन वाले पर्सन के पास बैठोगे या क्या ये एनिमल से भी तुम्हें पास हो सकते हैं कि भाई एनिमल को इन्फेक्शन हो जाए या एनिमल के थ्रू भी तुम तक पहुंच सकते हैं, तो इस तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं तुम्हारी तरफ पैथोजेंस। तो माइक्रोबल डिसीजेज हो सकती हैं, कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब एक आदमी बीमार है, उसके पास तुम बैठे हो, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो ट्रांसफ़र हो जाएंगी तुम्हें। तो तुम्हारे जैसे किसी को जुकाम हो रहा है तो फिर तुम उसके पास बैठोगे तो तुमको भी जुकाम हो सकता है। ये क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है, जुकाम, बुखार, जो कि एक दूसरे से हो जाती है। आप इन्फेक्टेड फूड खा लो, वाटर पी लो, तो ये सब हो सकता है। इनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज, यानी एक डिसीज़ जो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को हो सकती हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज, वो छींकता है। एक आदमी जो बीमार है, अब वो जब छींक रहा है तो क्या होगा, फाइन ड्रॉपलेट, छोटी छोटी पानी की जो बूंदें होती हैं ऑफ मॉइस्चर, जो उसके अंदर से नाक से निकला है ना, मुंह से निकला, कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, उसके अंदर हज़ारों वायरसेस होते हैं और ये स्प्रेड हो जाते हैं हवा के अंदर। अब द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। अब हेल्दी पर्सन वहाँ सांस लेगा तो क्या होगा, ये वायरस उसके अंदर चला जाएगा वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, और इस तरह से इन्फेक्शन फैला सकता है। देन हाउ डू वी प्रिवेंट, हाउ डू यू प्रिवेंट, कैसे बचोगे द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज से। और वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज, हमें क्या रखना चाहिए भाई, रुमाल रखना चाहिए अपनी नाक पर, अपने मुंह पर, जब हम स्नीज कर रहे हों, जब हम छींक रहे हों। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस, ये भी बेटर रहेगा कि आप इनसे दूरी बना के रखिए इन्फेक्टेड पर्सन से हमेशा। इसके बाद आते हैं, देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं विच एक्ट एज कैरियर्स। कैरियर्स का मतलब जो बीमारी लेकर आ जाते हैं आपके पास, ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई यानी मक्खी है, अभी पॉटी पे बैठी, तुम्हारे गोलगप्पे पे बैठी, तुमने गोलगप्पा खा लिया तो गया ना बीमारी अंदर। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। तो मक्खियाँ जो होती हैं वो इस तरह की कैरियर ही होती हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज, अब ये जो फ्लाइज होती हैं ये कूड़े पर जाकर बैठती हैं, एनिमल एक्सक्रीट, एनिमल की पॉटी पर जाकर बैठती हैं। पैथोजेंस यानी कि रोगजनक
जो कीटाणु होते हैं स्टिक टू देयर बॉडीज, वो इनके ऊपर जो है वो बॉडी पे इनकी चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब इस तरह की फ्लाइज बिना ढके खाने पर बैठती हैं, दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस, तो ये ट्रांसफर कर देती हैं, आपके फूड में डाल देती हैं वो पैथोजेंस को। Whoever eats the contaminated food, और फिर जो भी कोई इस गंदे खाने को खाता है is likely to get sick, तो वो बीमार पड़ जाता है। So it is advisable, ये सलाह दी जाती है to always keep food covered, कि खाने को हमेशा ढक के रखिए। Avoid consuming uncovered items, और आप ना जो ढका हुआ खाना नहीं है ना उसको अवॉइड कीजिए, मत खाया कीजिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ करियर इज फीमेल एनोफिल्स, मॉस्किटो जो होते हैं ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी एक करियर है, बीमारियां फैलाते हैं। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करते हैं, प्लाज्मोडियम जिसे बोलते हैं। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट करता है कैरियर की तरह, और किसको लेकर आता है? डेंगू वायरस को। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो हम किस तरीके से मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं? वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन द नेबरहुड, क्यों हमारी टीचर कहती है कि भाई पानी को इकट्ठा अपने नेबरहुड में मत होने दो, क्योंकि पानी में इकट्ठा होगा तो वहाँ ये मच्छर फैलने लगते हैं और यही मच्छर आपको बीमार करेंगे। ऑल मॉस्किटोज जो ब्रीड होती है वो पानी के अंदर ही होती हैं, यानी वो उसमें अपने अंडे देते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, तो किसी को भी पानी को अपने आसपास कलेक्ट रहने नहीं देना चाहिए, ना कि कूलर्स में, ना टायर्स में, ना फ्लावर पॉट में, उसको साफ़ करते रहो। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, अगर हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं, ड्राई यानी सूखा रखते हैं, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, तो हम बचाव कर सकते हैं कि मच्छर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना फैलें। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो आप एक लिस्ट बनाइए जिससे कि आप पूरा कि कैसे कैसे हम बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं ना मलेरिया से। अब आ जाओ, यहाँ पर तुमको एक बहुत बड़ा लिस्ट दे रखा है, अब बीमारी दे रखी है और उसके अलावा उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखा है कि भाई किससे होगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। यानी जैसे एक बीमारी पढ़ लेते हैं कि मान लो मिजल्स है तो वो वायरस से होती है, वायरस हवा से फैलते हैं। प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि भाई कैसे बच सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया से होती है, एयर से ट्रांसमिट होती है, तो कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन, यानी पेशेंट को आप बिल्कुल अकेले रखिए। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, मिजल्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, पोलियो हैं, तो इनको अलग रखो आप दूसरों से, है ना, आइसोलेट रखो। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो भी उनके तौलियाँ हैं, उनके कंघे हैं, सब अलग रखो। एंड पेशेंट्स अवे रखो, दूर रखो फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों से। वैक्सीनेशन भी ना दी जानी चाहिए सूटेबल एज पे हर एक व्यक्ति को, जिससे इन बीमारियों से बच जाए। अब कॉलरा टाइफाइड है तो दोनों बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, फूड वाटर या फूड से फैल जाती हैं। तो मेंटेन क्या करना है? पर्सनल हाइजीन, खुद को साफ रखिए, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखिए, मतलब अच्छे से हाथ धोइए, अपने अंडरगारमेंट्स अच्छे से साफ रखिए। सैनिटरी हैबिट्स मतलब होनी चाहिए आपके अंदर। कंज्यूम करिए प्रॉपर्ली कुक्ड फूड को एंड बॉयल करिए ड्रिंकिंग वाटर हमेशा। और वैक्सीनेशन तो है ही है। हेपेटाइटिस ए ये वायरस से फैलता है, पानी वायरस की वजह से होता है, पानी से फैलता है। तो क्या करना चाहिए? हमें बॉइल्ड वाटर को ड्रिंक करना चाहिए। और वैक्सीनेशन इसका एक है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्किटो के द्वारा होता है, यानी मच्छर के द्वारा होता है। यूज़ करो मॉस्किटो नेट, जिससे मॉस्किटो आपको काटे ही नहीं। एंड रिप्लिकेंट्स मतलब ये यूज़ करना चाहिए हमें। स्प्रे करो इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, और मतलब इंसेक्ट मारने वाले जो स्प्रे होते हैं। कंट्रोल करो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़ को, कि मॉस्किटोज़ जो हैं ज़्यादा ब्रीड ना करें, बच्चे ना दें। टू और पानी को करेक्ट कहीं होने मत दो अपने सराउंडिंग में। सम ऑफ द कॉमन डिसीज़ अफेक्टिंग ह्यूमन्स, सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज जो अफेक्ट करती हैं इंसानों को, एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स टू प्रिवेंट आर शोन इन टेबल 2.1 में। ये सब दे रखा है आपको। अब क्या है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो क्या करते हैं इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रिक्स है, ये क्या है? डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज है, जो कि बैक्टीरियम के द्वारा होती है। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, और ये फुट और माउथ डिसीज जो होती है ये वायरसेस के द्वारा होती है। अब बच्चों 8 पेज हुए हैं, 15 पेज का चैप्टर है, तो चैप्टर हो जाएगा बहुत लंबा। इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। पार्ट 2 में देखेंगे फिर आगे का। थैंक यू।